ये वीडियो सिम्बियोट्स के फैक्ट्स को लेकर वीडियो है, तो इसमें वेनम और कार्नेज के भी फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि आपको सिम्बियोट्स के क्रिएशन से लेकर उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज तक 10 ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो आपने शायद ही सुने हो। तो नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, वेनम के पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी है, जो कि उसके सभी पावर्स में सबसे कूल है, क्योंकि वेनम की शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी से वो तरह तरह के क्लोथ्स को मिमिक कर सकता है, जिससे कि उसका होस्ट एंडलेसली स्टाइलिश बना रह सकता है। प्लस वेनम की इस एबिलिटी की मदद से वो खुद को कैमोफ्लेज या सॉर्ट ऑफ इनविजिबल भी कर सकता है, एज वेनम अपने शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी से अपने आसपास के एनवायरमेंट में घुल मिल सकता है, जिसकी वजह से वो बैरली किसी को दिखाई दे। फैक्ट नंबर 2, सिम्बियोट्स पॉकेट डायमेंशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे सभी सिम्बियोट्स का तो नहीं पता, लेकिन ये खूबी वेनम के पास जरूर है। अब वेनम डॉक्टर स्ट्रेंज या दूसरे किसी भी सॉर्सरर की तरह डायमेंशन क्रिएट करके उसमें अपने एनिमीज को नहीं खींचता, बल्कि वो टाइम एंड स्पेस में लिटरली एक पॉकेट को क्रिएट करता है, जिससे कि वो उस डायमेंशन में उसके होस्ट के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है। अब पीटर पार्कर जब फोटोग्राफर का काम करता था, तब वो स्पाइडरमैन को एक्शन में कैप्चर करने के लिए जाना जाता था, जिसकी वजह से जब भी वो स्पाइडरमैन बनता और उसे अपने कैमरा की जरूरत पड़ती, तब वेनम सिंपली पॉकेट डायमेंशन से पीटर का कैमरा निकालता। अब वेनम पॉकेट डायमेंशन इसलिए क्रिएट करता ताकि पीटर को कैमरा हर जगह कैरी करते वक्त दिक्कत ना हो। फैक्ट नंबर 3, वेनम एक फैन की आइडिया थी। अब 1984 में स्पाइडरमैन का न्यू ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो न्यू ब्लैक एंड व्हाइट एलियन कॉस्ट्यूम रिलीज हुआ था, वो क्रिएटर्स को एक फैन ने सजेस्ट किया था। अब बैक इन 1980s मार्वल ने एक कंपटीशन रखा था, जिसमें आर्टिस्ट और राइटर्स अपने आइडियाज मार्वल को बेचकर उन्हें मार्वल कॉमिक्स में इवेल्युएट करा सकते थे। और इन्हीं सब में 22 साल के रैंडी शेलर ने स्पाइडरमैन के ब्लैक कॉस्ट्यूम का अपना आइडिया उन्हें सेंड किया, जो उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने इसे सच में कंसिडर करके उसे क्रिएट भी किया। लेकिन उसके इस आइडिया ने 2 साल बाद अपना ऑफिशियल डेब्यूट किया, और उसके इस आइडिया के लिए रैंडी को मार्वल वालों ने उस टाइम $220 का गिफ्ट भी दिया, जो अगर देखा जाए तो आज के टाइम 33,000 के आसपास होता है। फैक्ट नंबर 4, हम सभी जानते हैं कि सिम्बियोट्स फायर और सोनिक वेव से डरते हैं, लेकिन आप ये रेयरली जानते होंगे कि सिम्बियोट सिल्वर सर्फर से भी डरते हैं। बस डरते नहीं है, वो उसे देखते ही कांपने लगते हैं। और इसका रीजन ये है कि सिम्बियोट्स एक हाइव माइंड है, मतलब कि जब सिम्बियोट्स ग्रुप में होते हैं तब ये एक सिंगल कॉन्शियसनेस या इंटेलिजेंस से लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी एक के साथ भी कुछ भी हादसा हो जाता है तो उसका एक्सपीरियंस सभी को आता है। खैर, सिम्बियोट्स सिल्वर सर्फर से इसलिए डरते हैं क्योंकि सिम्बियोट्स ने जब एक प्लेनेट को इन्वेड करके उस पे कब्जा किया था, तब उस प्लेनेट पे सबसे पहले सिल्वर सर्फर आया था। और सभी जानते हैं कि सिल्वर सर्फर प्लैनेट्स पे तभी जाता है जब गैलेक्टस उस प्लैनेट को खाने के लिए आने वाला होता है। अब जब गैलेक्टस उस प्लैनेट के कोर को खाकर उसे डिस्ट्रॉय करता है, तब सारे सिम्बियोट्स स्पेस के वैक्यूम में बिखर जाते हैं। अब जब वो लोग स्पेस के वैक्यूम में बिखरे हुए होते हैं, तो उन्हें बॉन्ड करने के लिए कोई भी होस्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से उस प्लैनेट पे मौजूद मोस्ट ऑफ द सिम्बियोट्स मारे जाते हैं। अब सिम्बियोट्स का एक हाइव माइंड होता है, इसलिए प्लैनेट क्लिंटर और बाकी के बच्चे सिम्बियोट्स के दिमाग में ये डर बैठ जाता है कि सिल्वर सर्फर आने के बाद गैलेक्टस आता है, और वो अगर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता है तो उन्हें स्पेस में भटकना पड़ सकता है, जहां उन्हें कोई भी होस्ट नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 5, सिम्बियोट्स अपने होस्ट के बॉडी से बॉन्ड होने के बाद अगर उन्हें कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो वो उन्हें हील करते हैं। प्लस एक्सट्रीम केसेस में वो अपने होस्ट के कटे लिम्स, मतलब कि उनके हाथ या पैर फिर से ग्रो करा सकते हैं। बेसिकली सारे सिम्बियोट्स अपने होस्ट को किसी न किसी लेवल के हीलिंग फैक्टर को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कार्नेज जो है वो क्लीटस कैसिडी के सिर्फ लिम्स नहीं, बल्कि उसका पूरा शरीर सेल्यूलर लेवल पर रीजनरेट करा सकता है, क्योंकि बाकी के सिम्बियोट्स नॉर्मली अपने होस्ट के बॉडी से बॉन्ड होते हैं, लेकिन कार्नेज क्लीटस के ब्लड से बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से उन्हें सेपरेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब कार्नेज का जो हीलिंग फैक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मे बी डेडपूल और वुल्वरिन के हीलिंग फैक्टर को भी सरपास करता है। फैक्ट नंबर 6, सिम्बियोट अपने साइज और पावर को इंक्रीज करा सकते हैं, स्पेसिफिकली कार्नेज। अब कार्नेज अपने साइज और पावर को इतना इंक्रीज करा सकता है कि कार्नेज यूएसए के स्टोरी लाइन में वो एंटायर सिटी को अपना गुलाम बनाता है। वो बेसिकली बहुत सारे मैटर को कंज्यूम करके अपना मास एंड पावर बढ़ाता है। अब इस स्टोरी लाइन में कार्नेज कोलोराडो के एक मीट पैकेजिंग फैक्ट्री में जाता है, जहां वो इस फैक्ट्री के सारे एनिमल्स और स्टाफ को कंज्यूम करता है, जिसके बाद वो टाउन के पाइप से खुद को स्प्रेड करने लगता है और एक एक करके टाउन के सिटीजन्स को अपना होस्ट बनाता है। लेकिन थैंक्स टू स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टेवियस, जो इवेंचुअली से रोकने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 7,
कार्नेज एक ऐसी एबिलिटी पोजेस करता है जो किसी भी सिम्बियोट के पास नहीं है, जो कि है साइकिक कंट्रोल। अब नॉर्मली सारे सिम्बियोट्स के पास अपने होस्ट से साइकिकली इंटरेक्ट करने की एबिलिटी होती है, लेकिन कार्नेज एकलौता है जो अपने थॉट्स को दूसरे के माइंड में डालकर उनके बॉडी का फुल कंट्रोल ले सकता है। अब कार्नेज माइंड बॉम्ब इशू 1 में मैथ्यू नाम का एक थेरेपिस्ट जब क्लीटस कैसिडी की ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तब उसे लगने लगता है कि उसने कैसिडी के ट्रीटमेंट में एक ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है और वो कैसिडी से जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है। लेकिन तभी कार्नेज अपना एक टेंड्रिल थेरेपिस्ट के सर में घुसाता है और वो उसे माइंड टू माइंड कनेक्ट होता है, जिसके बाद वो उसके जैसे थॉट्स थेरेपिस्ट को दिखाकर वो उसे पागल करता है। इसके अलावा कार्नेज यूएसए इशू 1 में जब कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और बाकी के हीरोज कार्नेज को रोकने कोलोराडो जाते हैं, तो वहाँ भी कार्नेज उन पर अटैक करके उन पे अपना कंट्रोल हासिल करता है। फैक्ट नंबर 8, सिम्बियोट्स की क्या क्या वीकनेसेस हैं ये आपको पता ही होंगी, लेकिन फैक्ट की बात ये है कि सिम्बियोट्स जेन्युइनली हीट और साउंड से वल्नरेबल नहीं होते। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सारे सिम्बियोट्स हीट और साउंड वेव से डरते हो, और इसका पहले रीजन ये है कि सिम्बियोट्स की जो वीकनेस होती है वो साइकोसोमैटिक होती है। मतलब कि उनकी वीकनेसेस वो क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है, और ये सब कुछ जो वीकनेसेस वाला कॉन्सेप्ट है वो बस उनके दिमाग का खेल है और उनके दिमाग में ही एग्जिस्ट करता है। और इसका सेकेंड रीजन ये है कि सिम्बियोट्स एक हाइव माइंड है। जो क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर सिम्बियोट्स चाहे तो मैजिक की मदद से अपनी सारी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि कार्नेज ने डार्क मैजिक को यूज करके किया था, जिसके बाद कार्नेज उसकी सारी वीकनेसेस को ओवरकम कर सका। लेकिन जब कार्नेज ने अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए काइथून का मैजिक यूज किया, तब उसकी जो वीकनेसेस थी वो तो चली गई, लेकिन वो खुद काइथून से वल्नरेबल हो गया। मतलब अब काइथून कार्नेज को कंट्रोल कर सकता था। फैक्ट नंबर 9, सिम्बियोट्स जो है वो इंटरनेट में एंटर कर सकते हैं और वो डिजिटल फॉर्म में ट्रेवल भी कर सकते हैं। अब कार्नेज अनलिस्टेड के स्टोरी लाइन में जो 1980s में रिलीज हुआ था, उसमें कार्नेज इंटरनेट में घुसकर लोगों को वर्ल्ड वाइड मारे जा रहा था। अब जब ये बात वेनम को पता चलती है, तब वेनम इंटरनेट में घुसकर कार्नेज को खत्म करने का डिसाइड करता है, और जिसके बाद वेनम इंटरनेट में जाता है और वो दोनों ही सिम्बियोट्स वहाँ इंटरनेट में एक दूसरे से लड़ते हैं। अब बेसिकली वो फोन लाइन्स या इथरनेट केबल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, एंड वो इसे अपने बॉडी के माइक्रो फिलामेंट्स को कंप्यूटर के मॉडेम से बेचकर अचीव करते हैं। सो कार्नेज या दूसरे किसी भी सिम्बियोट को इस वे में ट्रेवल करने के लिए एक सॉलिड सब्सटेंस की जरूरत होगी, जैसे कि फोन लाइन या इथरनेट केबल, जो सॉलिड वायर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से सिम्बियोट्स डिजिटली यहाँ वहाँ जा सकते हैं। लेकिन सिम्बियोट्स ये सिर्फ तभी अचीव कर सकते हैं जब वो बिना होस्ट के हो, क्योंकि सिम्बियोट्स सिर्फ ह्यूमन बॉडी को हील कर सकते हैं, वो उन्हें अल्टर नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 10, अब वेनम का सबसे पहला होस्ट स्पाइडरमैन है, ये आपने कहीं से सुना या देखा तो होगा ही, लेकिन ये चीज कम्प्लीटली फॉल्स है, क्योंकि स्पाइडरमैन वेनम का सबसे पहला होस्ट नहीं है, बल्कि डेडपुल वेनम का सबसे पहला होस्ट है। अब मार्वल यूनिवर्स में जब 1984 में सीक्रेट वॉर्स इवेंट चल रहा था, तब स्पाइडरमैन एक डार्क रूम में घुसता है, जहाँ वो वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड होता है, और जिसके बाद की स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत हम सबको पता है। अब यही सेम चीज अगले 30 सालों तक ऐसी ही रही, यानी कि स्पाइडरमैन वेनम से बॉन्ड होने के बाद की स्टोरी। लेकिन रिसेंटली 2015 में ये रिवील हुआ कि जो सीक्रेट वॉर्स वाला इवेंट 1984 में टेक प्लेस हुआ था, उस इवेंट में डेडपुल भी था, और जब स्पाइडरमैन उस डार्क रूम में गया था, तब उसके कुछ मोमेंट्स पहले डेडपुल भी उस रूम में जाकर आता है, जहाँ डेडपुल वेनम का सबसे पहला होस्ट बनता है। लेकिन जैसे ही डेडपुल वेनम का होस्ट बनता है, तो उसे तुरंत ही पता चलता है कि ये सूट एक लिविंग क्रीचर है, जो उसके थॉट्स को पढ़कर उन पे फीड हो रहा है, जिसके बाद डेडपुल उससे तुरंत ही पीछा छुड़ाता है, क्योंकि डेडपुल को लगता है कि ये अनफेयर होगा अगर कोई सेंटिएंट क्रीचर उसके जैसे मेस्ड अप थॉट्स वाले के साथ बॉन्ड हो जाए। प्लस डेडपुल के थॉट्स इतने ज्यादा इंसेन होते हैं कि उन्हें वेनम भी हैंडल नहीं कर पाता। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।